डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी को हम सिंबल G से दिखाते हैं और गिब्स फ्री एनर्जी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ फ्री एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर मैं किसी सिस्टम की एनर्जी, टोटल एनर्जी ले लूँ एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो उसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ। एक है आइसोथर्मली अवेलेबल एनर्जी और दूसरा है आइसोथर्मली अनअवेलेबल एनर्जी। आइसोथर्मली अवेलेबल एनर्जी जो रहेगी उसी को हम फ्री एनर्जी कहते हैं या गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, और आइसोथर्मली अनअवेलेबल एनर्जी जो रहती है उसे हम कहते हैं एंट्रोपी टर्म। ठीक, अब इस चीज़ को मैं मैथमेटिकली ऐसे दिखा सकता हूँ कि टोटल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर जो रहता है वो बराबर रहता है H इज इक्वल टू G प्लस TS। G क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी, और TS है एंट्रोपी टर्म, यानी टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी। क्लियर? या मैं इसको अगर मॉडिफाई करूं तो मैं फिर यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी को डिफाइन कर सकता हूँ मैथमेटिकली, G इज इक्वल टू H और ये इधर ले जाए बन जाएगा माइनस TS। सो गिब्स फ्री एनर्जी मीन्स टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, माइनस करेंगे हम इसमें से एंट्रोपी टर्म या एंथैल्पी माइनस एंट्रोपी टर्म यानी TS, यानी अमाउंट ऑफ अनअवेलेबल वर्क जिसे हम कहते हैं। तो ये अनअवेलेबल एनर्जी, तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब ये जो G है ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, सो वी कैन से इट इज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, और फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी रहती है, यानी ये डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। ठीक है, जितना अमाउंट किसी सब्सटेंस का ज्यादा होगा, किसी सिस्टम का ज्यादा होगा, उतना उसमें फ्री एनर्जी भी ज्यादा होगा, गिब्स फ्री एनर्जी ज्यादा होगा। इसी तरह से नेचर पे भी डिपेंड करता है, नेचर, तो ये अमाउंट और नेचर पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे 2 kg LPG और 2 kg कोयला या 2 kg लकड़ी, तो 2 kg LPG से ज़्यादा एनर्जी निकलेगी और 2 kg जो लकड़ी है उससे एनर्जी कम निकलेगी। तो इसका मतलब नेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, इस तरह से। अब ये जो G है ये स्टेट फंक्शन है, याद रखना, ये स्टेट फंक्शन है, ये पाथ फंक्शन नहीं है। G मतलब ये गिब्स फ्री एनर्जी, ये स्टेट फंक्शन है, और जो भी स्टेट फंक्शंस रहती हैं वो उनका जो डिफरेंशियल रहता है वो परफेक्ट डिफरेंशियल रहता है। सो वी कैन से DG इज इक्वल टू परफेक्ट डिफरेंशियल, राइट। तो स्टेट फंक्शन है, ये स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर? और जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता तो उसका जो साइक्लिक इंटीग्रल रहता है उस फंक्शन का वो जीरो रहता है। सो स्टेट फंक्शन का जो साइक्लिक इंटीग्रल है वो जीरो के बराबर रहता है। देयरफॉर साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ DG इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। और ऐसा यूनिट क्या रहेगा गिब्स फ्री एनर्जी का? वो रहेगा जूल, क्योंकि ये एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट इसमें भी रहेगा जूल। ठीक है, अगर हम चेंज इन फ्री एनर्जी देखना चाहेंगे तो चेंज इन फ्री एनर्जी कैसे देख सकते हैं? तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक सिस्टम है, उस सिस्टम में हम थर्मोडायनेमिक चेंज कर रहे हैं अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस। आइसोथर्मल कंडीशन मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? सपोज ये सिस्टम में चेंज आ रही है, इस सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा है। स्टेट 1 की जो फ्री एनर्जी होगी यानी G, उसको हम लिखेंगे G1 इज इक्वल टू H1 माइनस T1 S1। ठीक है, और ये जो सबस्क्रिप्ट 1 है इट रिप्रेजेंट स्टेट 1। इस तरह से जो G2 होगा, G2 यानी गिब्स फ्री एनर्जी इन स्टेट 2, वो बराबर होगा H2 माइनस T2 S2। ठीक है, लेकिन हमको याद रखना है कि ये आइसोथर्मल कंडीशंस में ले रहे हैं हम, अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस। तो इसका मतलब टेम्परेचर यहाँ पे और यहाँ पे सेम रहेगा, या मैं कहूँगा कि T1 और T2 जो है ये दोनों आपस में बराबर हैं और हम दोनों के बदले में T लिखेंगे। क्लियर? तो इतना याद रख लेना, हम दोनों के बदले में T लिखेंगे, T1 और T2 अलग अलग नहीं लिखेंगे। क्लियर? इसके बाद में अगर मैं इसमें चेंज दिखाऊं सिस्टम में, यहाँ से यहाँ चेंज, तो मैं कहूँगा फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल फ्री एनर्जी माइनस इनिशियल फ्री एनर्जी। सो चेंज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल फाइनल माइनस इनिशियल फ्री एनर्जी, यानी G2 माइनस G1। क्लियर? अब G2 माइनस G1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा G के बराबर था, तो डेल्टा G बराबर रहेगा G2 के बदले में H2 माइनस TS2 माइनस H1 माइनस TS1। ये G1 के बदले में ये G1 और ये G2 के बदले में। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा डेल्टा G। ये तो हमने देख लिया। ठीक,
यहाँ तक तो क्लियर है ना, शाबाश, ये आ गया। टेम्परेचर दोनों में सेम है, कांस्टेंट, तो इसको हम T1 के बदले में या T2 के बदले में T लिख देंगे दोनों जगह। अब H वालों को एक साइड में ले जाएंगे, ये हो जाएगा H2 माइनस H1 और फिर ये कॉमन माइनस TS2 माइनस TS1, राइट, ऐसे आ जाएगा। तो H2 माइनस H1 का मतलब रहता है डेल्टा H, तो फिर मैं लिखूंगा डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T निकालो कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा T कॉमन, यहाँ पर रहेगा अंदर S2 माइनस S1, तो S2 माइनस S1, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रही है बात, क्लियर। तो यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T तो कॉमन है, S2 माइनस S1 मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, तो हम लिखेंगे चेंज इन S, चेंज इन एंट्रोपी। सो ये है चेंज इन फ्री एनर्जी। तो चेंज इन फ्री एनर्जी अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, यानी चेंज इन एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी चेंज, क्लियर। अब इसके बाद में आते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस पे कि डेल्टा G का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है या G का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। देखो, मैंने अभी आपसे कहा कि आइसोथर्मल चेंज के लिए अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे कोई आइसोथर्मल चेंज कर रहे हैं कि सिस्टम में, तो वहाँ पे जो फ्री एनर्जी आती है डेल्टा G, फ्री एनर्जी चेंज, वो बराबर आता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ये हमने अभी निकाला। लेकिन हमें यह भी मालूम है कि डेल्टा H जो है वो खुद बराबर रहता है डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, फिर इक्वेशन 1 को मैं ऐसा लिखूंगा, फिर डेल्टा G लिखूंगा मैं, वो बराबर आएगा डेल्टा G, H के बदले में लिखेंगे डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, तो मैं लिखूंगा डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, ठीक है। माइनस कर देंगे T डेल्टा S, तो माइनस कर दिया T डेल्टा S, क्लियर। ये हो गई, ये बन गई ये इक्वेशन। यहाँ तक तो क्लियर है ना, शाबाश। इसको मैं थोड़ा सा घुमा फिरा के भी लिख सकता हूँ, यानी ये माइनस वाला इधर लेके आएंगे, हम लिखेंगे डेल्टा E माइनस T डेल्टा S, डेल्टा E माइनस T डेल्टा S प्लस PdV, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपको मर्जी आए, जैसे लिखो, ये वाला रखो या ये वाला, एक ही बात है। उसके बाद में अगर मैं इस पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करता हूँ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि डेल्टा E यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन हीट, यानी चेंज क्या लिखूंगा मैं, Q रिवर्सिबल लिखूंगा प्लस W रिवर्सिबल। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं ये चीज़ यहाँ पे पुट कर दूं डेल्टा E के बदले में, तो ये इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे डेल्टा G, यहाँ पे लिखूंगा मैं Q रिवर्सिबल या सिंपल Q लिख देंगे फिलहाल ताकि आसान हो जाए। डेल्टा G इज इक्वल डेल्टा E के बदले में लिखेंगे Q प्लस W माइनस लिखूंगा मैं ये TdS प्लस लिखूंगा मैं ये PdV प्लस PdV, क्लियर। यहाँ तक तो ठीक है, शाबाश। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि डेल्टा S इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल डिवाइड बाई T, या मैं कहूँगा Q रिवर्सिबल इज इक्वल टू T डेल्टा S, यानी इसको इधर ले जाओ, तो ये स्लॉट का मतलब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो ये बन गई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन। तो इस Q का जो वैल्यू है ये यहाँ से उठा के अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ तो Q के बदले में लिख सकता हूँ फिर TdS, ठीक है, T डेल्टा S यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा डेल्टा G इज इक्वल टू T डेल्टा S प्लस W माइनस T डेल्टा S, ये वाला, ठीक है, प्लस P डेल्टा V। अब प्लस T डेल्टा S माइनस T डेल्टा S कट, वहाँ पे क्या रहेगा, वहाँ पे रहेगा डेल्टा G इज इक्वल टू W, मगर ये याद रखना ये रिवर्सिबल है ना, ये ऊपर भी हमने देखा W रिवर्सिबल प्लस P डेल्टा V। अब P डेल्टा V को हम कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक, ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क है। और W क्या है, W रिवर्सिबल है, दैट इज मैक्सिमम यूजफुल वर्क बोलूँगा मैं, W मैक्सिमम मगर यूजफुल वर्क, ठीक है। तो अब हमारे पास में दो तरह के वर्क हैं, एक है ये W यूजफुल या W मैक्सिमम यूजफुल, ठीक है, जिसे हम A भी कहते हैं, याद रखना, और प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो हमें मिलता है डेल्टा G, क्या मिलता है, डेल्टा G। तो इसका मतलब ये दो वर्क मिलाएंगे तो तीसरा वर्क बन जाएगा, है ना, तीसरा वर्क। इस वर्क को मैं कहूँगा ये मैक्सिमम वर्क है, टोटल मैक्सिमम वर्क, ठीक है, टोटल मैक्सिमम वर्क, यानी ये वो एनर्जी है जो टोटल मैक्सिमम वर्क में कन्वर्ट की जा सकती है,
या मैं फिर ये कह सकता हूँ कि ये मैक्सिमम वर्क जो है ये यूजफुल वर्क यानी W रिवर्सिबल प्लस P डेल्टा V के बराबर रहती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक।